भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से अभी तक आप देखेंगे कि डिफरेंट चैप्टर से डिफरेंट आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। आप देखेंगे उसमें जो जनरल इंट्रोडक्शन है, फिर आपका फिजिकल डिवीज़न है, एंड इंडियन स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, जो भी आपकी जनजातियाँ हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा है। एंड मोस्टली आप देखेंगे जितने भी एनटीपीसी में आप उठा कर देखेंगे, तो एनटीपीसी में और जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं 2000, ठीक है, 16 से लेकर 2024 तक में जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन सब में अभी तक भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से, कितने टॉपिक से नहीं पूछे गए हैं, ये सब आपके सामने हैं। टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके सामने हैं। यहाँ से आप टॉपिक्स देखिए और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप, ठीक है, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए ये देखिए। इसे आप पॉज करके देखते जाइएगा। हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अभी तक आ चुका है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो देखते हैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय है और हम स्टार्ट करते हैं आज से ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय से अभी तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, फिर आपका त्रिपुरा। तो आप देखेंगे जो बांग्लादेश है ना, वो मणिपुर के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। जब आप भारत का मैप, ठीक है, खोलेंगे, ओपन करेंगे, भारत के मैप में आप ये देखेंगे कि मणिपुर की जो सीमा है, ठीक है, वो बांग्लादेश से तो नहीं लगती, परंतु त्रिपुरा, त्रिपुरा क्या है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मेघालय, मेघालय जस्ट, ठीक है, यदि आपके सामने मैं ऐसे इंट्रो बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये आपका मेघालय हो जाएगा। इसके नीचे आप बोल सकते हैं कि बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, और यहीं पे त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, और आपका मिज़ोरम हो जाएगा, मिज़ोरम ऐसे। बट आपका जो मणिपुर है, मणिपुर जस्ट ऊपर है, ठीक है, तो मणिपुर जस्ट उसके ऊपर होने की वजह से वहाँ पे नहीं लगती। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले, ठीक है, जो राज्य हैं मिज़ोरम, त्रिपुरा, असोम, मेघालय और वेस्ट बंगाल हैं। ठीक है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, ये भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिजोरम की राजधानी कोहिमा है, ठीक है, यह कथन क्या है, सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, जबकि तेलंगाना राज्य का गठन जून 2 जून 2014 को हुआ था। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। ये क्या है आपका राइट स्टेटमेंट है, मतलब सही कथन है। तो ये ऐसे आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सही कथन है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया सन 2000, ठीक है, 21 में कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो अभी आपने देखा, ठीक है, जिसमें कि वेस्ट बंगाल, मेघालय, असोम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है, आप देखेंगे ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन जो है वो 2021 में वो भी पूछा जा चुका है कि भारत के 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हैं। तो कितने कितने राज्यों की? तो आप पश्चिम बंगाल आप देखेंगे पहला नंबर, दूसरा नंबर आप मेघालय देखेंगे, तीसरे नंबर आप असोम देखेंगे, चौथे नंबर पर आप त्रिपुरा देखेंगे, ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पर आप मिज़ोरम देखेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 स्टेट की जो, ठीक, बाउंड्रीज हैं, आप बोल सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ लगी हुई है। ठीक है, ये 2016 में आपसे
क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के साथ तो लगती ही है, लेकिन साथ ही साथ में, ठीक है, जो लास्ट में मिजोरम वाला पार्ट है ना, आप देखेंगे तो मिजोरम के नीचे से ऐसे ही ठीक है, म्यांमार है, म्यांमार की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ क्या करती है, टच करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि आप देखेंगे, ठीक है, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट जो आपका निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड जो आपका भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम भूमि मानी जाती है वो कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत और नेपाल के बीच, ठीक है, किस पानी को लेके, ठीक है, या किस भूभाग को लेके विवाद चल रहा है, तो काला पानी, ठीक है, आप देखेंगे इस चीज़ को लेके। करंट अफेयर का था, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था, आपके लिए बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई का जुहू बीच किस सागर का हिस्सा है, तो आप देखेंगे जब आप मुंबई से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आप जब इंडियन, ठीक है, भारत का क्या करेंगे, मैप ड्रॉ करेंगे, तो इधर आप देखेंगे इसी साइड में आपका क्या है, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न, ठीक है, घाट है आपका, ये आपका ईस्टर्न घाट हो जाएगा। ईस्टर्न घाट आपका, ठीक है, आपका बोल सकते हैं कि इसे बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और जो आपका वेस्टर्न घाट की तरफ है इसे आप बोलते हैं क्या, अरेबियन सी, ठीक है, तो अरेबियन सी आपका वेस्टर्न घाट की तरफ पड़ता है, जबकि ईस्टर्न घाट की तरफ आपका, ठीक है, वे ऑफ बंगाल पड़ता है। तो मुंबई आपका क्या है, ठीक है, मुंबई आपका, ठीक है, दक्षिण सागर की तरफ है, या अरब सागर की तरफ उसे बोलते हैं, और जस्ट उसके नीचे आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि भारत का दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, सन 2004 में सुनामी के बाद क्या हो गया था, वो जलमग्न हो गया था, मतलब वो डूब गया था, सिंपल सा है। जो इंदिरा पॉइंट की अगर बात करें, ये ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। ये सन 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है वो यह है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनी ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो से, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। यदि इसकी डिस्क्रिप्शन की बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसे मैकमोहन रेखा के द्वारा जानते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि किस देश के साथ भारत, या किस देश के साथ, ठीक है, और भारत कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है, तो पाकिस्तान, तो जो आपका कच्छ का रण का हिस्सा है वो आप देखेंगे गुजरात साइड में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में ही है एक्चुअल में, तो वो आपका पाकिस्तान के साथ लगता है। अगला है कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है, तो रायपुर, ठीक है, रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि अब कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगी हुई हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की लगी है, ओके, मैं आपको गुना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यूपी, उत्तराखंड, ठीक है, दो हो जाएंगे, फिर आपका एक बिहार, ठीक है, बिहार की भी लगेगी, ठीक है, ये तीन हो गए। तो सीधा सीधा यहाँ पर आपका तीन तो कहीं है नहीं, ठीक है, बट तीन के आसपास में आपको, ठीक है, और भी एक दो राज हैं। उत्तराखंड हमने देख लिया था, उत्तर प्रदेश देख लिया था, एंड बिहार भी हमने देख लिया था। तो आपका जो पश्चिम बंगाल का जो आपका, ठीक है, दार्जिलिंग वाला हिस्सा है वो भी लगता है, और पांचवा आपका सिक्किम लगता है। तो पांच राज्य आपके किससे लगते हैं, नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक, ठीक है, राज्यों से लगी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक राज्यों के साथ लगी हुई है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है, तो आप त्रिपुरा आप देखेंगे तो बांग्लादेश से लगी हुई है ना, ना कि नेपाल से। ओके, अगला है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से लगी हुई है, तो पश्चिमी बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है।
अगला आपसे है कि कोची, ठीक है, अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है, तो अरेबियन सी की रानी किसे कहा जाता है, तो कोची को, ठीक है, कोची को कहा जाता है। अगला कि किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो ऑप्शन था आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा नहीं करता है। ऑप्शन देख लिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका निकल आएगा, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर हम, ठीक है, वन लाइनर पढ़ रहे हैं। अगला है कि अंशांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है, तो आप देखेंगे 111 किलोमीटर के क्या है वो बराबर है। ओके, नेक्स्ट कि भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर क्या है गुजरती है, बिहार उन 5 राज्यों में से एक नहीं है, तो बिहार से थोड़ी गुजरेगी। वो राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, मध्य प्रदेश से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा एवं आंध्रा, ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ से, ठीक है, आपकी मानक समय रेखा गुजरती है, तो बिहार वहाँ उसमें नहीं। ये आपसे 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि केरल से गुजरने वाले जो अंशांश हैं और किस राज्य से गुजरते हैं, तो तमिलनाडु से गुजरते हैं, ठीक है। तो आप अगर, ठीक है, इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी केरला की क्या है लोकेशन है, और ये जो राज्य रहेगा आपका तमिलनाडु रहेगा, तो यहाँ से जो गुजरेगा, ठीक है, किसकी बात की है इस अंशांश, तो अंशांश आपकी, ठीक है, तो दोनों जगह से जाएंगे, तो कहाँ से, केरला एवं तमिलनाडु, सिंपल सा है, क्वेश्चन वही है। अगला नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, ठीक है, कि GMT 5:30 भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से क्या करता है दर्शाता है, ठीक है, तो सिंपल सा है, 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे आगे है, 5:30 घंटे आगे, ये आपसे पूछा जा चुका है, और यही यहाँ पर आपको 5:30 यहाँ पर दिखाया भी गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो मणिपुर से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती क्योंकि वो ऊपर पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और फॉर और काइंड इन्फॉर्मेशन आपसे बता दे रहे हैं कि बीपीएससी का भी 4 जनवरी को री एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से पूछा था, सेम क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा कि किस राज्य से नहीं गुजरती, वहाँ पर पूछा गया था किस राज्य से गुजरती है, तो ये आपकी सिमिलरिटीज़ हैं कि बीपीएससी वाले भी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भारत की अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा किस राज्य में है, ठीक है, तो आप देखेंगे गुजरात में भूतट रेखा, ठीक है, क्योंकि गुजरात की जो बनावट है ना, ठीक है, वो डिफरेंट है, आप देखेंगे तो ये जो तटीय है ना समुद्र से जो लगा हुआ एकदम मुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबा हो जाता है, अन्य राज्यों की तुलना में आपको लगेगा कि नहीं वहाँ पे नहीं है ऐसा, बट है, ठीक है, क्योंकि वो तटीय राज्य है इस वजह से, और उसमें बहुत मोड़ है, जो मोड़दार होते हैं, ठीक है, उसको मापने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको दूर से दिखेगा नहीं कि वो बहुत लंबा है, बट है एक्चुअल में। अगला है कि बिहार क्या है भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है, तो तट रेखा उसकी होती जो, ठीक है, भारतीय तटीय राज्य होते हैं, ठीक है, तो ये आप देखेंगे बिहार, तो ये क्या है, ये आपका, ठीक है, मेन हार्ट लाइन का पार्ट है, बिहार मेन हार्ट लाइन का पार्ट है, वो भारतीय तटीय राज्य को टच ही नहीं करता है। तटीय राज्यों में आपके क्या है यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु है, फिर आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, फिर आपका उड़ीसा है, फिर वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये आपका ईस्टर्न घाट में हो गया। वेस्टर्न घाट की बात करें तो आपका केरला हो गया, केरला के बाद आपका कर्नाटका हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात हो गया, ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा
2.4% क्या है, अनुमानित है। जितनी भी आपकी क्या पृथ्वी है उसका यदि भारत के स्थलीय क्षेत्र की बात करें तो पूरी पृथ्वी का 2.4% किसका हिस्सा आ जाता है, भारत देश, जो जितने में हमारा भारत है। अगला हमारा है कि फिजिकल डिवीजन, भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है, ठीक है, तो गुरु शुक्र। ये एक्चुअल में है कहाँ, राजस्थान में, याद रखिएगा। जो अरावली पर्वत है ये आपका राजस्थान में। विश्व को सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक भी है, ये भी याद रखिएगा, जो अरावली पर्वत है, ठीक है, जो वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। इस पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु या पर्वत शिखर का नाम गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम कि एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट, ठीक है, कौन सी है, ठीक है, गोंडवाना लैंड है, ठीक है, जो प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। ये आपसे 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुरु शिखर, ठीक है, किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली रेंज में, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, अभी हमने पढ़ा भी था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला कि सियाचिन जो ग्लेशियर है भारत का क्या है, वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में, ठीक है, कौन शामिल है, हिंदू कुश। हिंदू कुश एक्चुअल में ना ये आप देखेंगे चाइना की तरफ जो पर्वत है उस तरफ, उस साइड में। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, जुंको तंबोई थी, ठीक है। ये 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला कि हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला किस हिमालय का एक भाग है, तो निम्न हिमालय का, ठीक है, उसे निम्न हिमालय बोलते हैं, ओके। तो हिमालय में धौलाधार पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला, ठीक है, निम्न हिमालय का, ठीक है, एक क्या है, भाग है। एंड धौलाधर चोटी नेपाल के मध्य में क्या है, अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि हिमालय पर्वतमाला को महान हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय में विभाजित किया गया। जो शिवालिक है उसी को निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि सियाचिन हिमनद क्षेत्र जो काराकोरम पर्वतमाला क्षेत्र में क्या है, वो अवस्थित है, ठीक है। जो आप K2 देखेंगे, काराकोरम वाला पार्ट देखेंगे, काराकोरम रेंज, ठीक है, वो सियाचिन हिमनद क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी पहाड़ियों में मिलते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे नीलगिरी पहाड़ियों में। तो आप जब भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट है, ये आपका क्या है, ठीक है, पूर्वी घाट है। तो यहीं पर आपका जो रेंज है, ठीक है, वो नीलगिरी पहाड़ियाँ बनी हैं, ठीक है। ये आपस में दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो सिंपल से है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर अवस्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, इसलिए, ठीक है, इसकी सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है उसे डोडा बेटा बोलते हैं। डोडा बेटा लगभग जो कि 2637 मीटर ऊंची है, ये भी याद रखिएगा। एंड नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक का एक क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। यह बात क्या है, सही नहीं, क्यों, क्योंकि वह, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है, केरला में अवस्थित है। हाँ, ठीक है, बोल सकते हैं कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र तो नहीं, वो तीनों राज्यों का है, याद रखिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में भी अवस्थित है, केरला में भी अवस्थित है और कर्नाटका में भी अवस्थित है। लेकिन कर्नाटका का मात्र एक पहाड़ी क्षेत्र, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो बस सिंपल सा, क्योंकि वो क्या, एक पर्वतमाला है, एक पहाड़ी क्षेत्र मात्र नहीं, एक पर्वतमाला ही है वो। अगला क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, कि विंध्यन पर्वत, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि जो विंध्यन पर्वतमाला है व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की एक सीमा का क्या करता है, निर्माण करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ठीक है। जब इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो आपको अच्छे से
समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि दक्षिण भारत में स्थित, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? डोडाबेट्टा है। क्या है? डोडाबेट्टा। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम का पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पालघर दर्रा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय क्या दर्रा है जो उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कि नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में भी क्या है, उनको जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन क्यों? क्योंकि नीलगिरी, नील का मतलब क्या है? नीला, ब्लू, गिरी मतलब पहाड़ी या पर्वत, ठीक है। तो ब्लू माउंटेन उसी को तो हिंदी उसका जस्ट क्या है, रूपांतरण है। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए। अगला है कि पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम क्या है? ठीक है, तो मालाबार तट है। मालाबार तट आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आप देखेंगे पूर्वी घाट है उस साइड में पड़ता है, भारत के इस साइड में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें कि भारत का पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, ठीक है, भारत का पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है, जो कोंकण तट, कनारा तट और मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि काठियावाड़ प्रायद्वीपी राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक क्या है, वो विस्तार है। जो काठियावाड़ का प्रायद्वीप भारत है वो किसका विस्तार है एक्चुअल में? ठीक है, राजस्थान का। नेक्स्ट आपका कि सिंधु घाटी का मरुस्थल, ठीक है, भारत में अवस्थित नहीं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्यों? क्योंकि ये अगर बात करें सिंधु घाटी का मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है? पाकिस्तान में, ठीक है, जो आज का पाकिस्तान है वहाँ पे है। अगला, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में सफ़ेद रेगिस्तान। ओके, तो यहाँ पर गलती मत करिएगा कि सफ़ेद रेगिस्तान कहीं राजस्थान में तो नहीं। ओके, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, अभी के लिए आपको ये बता दें कि आप इतना अच्छे से पढ़ते जाइए, आपके लिए हम ज्योग्राफी का, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर लाएंगे, बड़े से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम यहाँ पर सी और PIQ देख रहे हैं। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है, जबकि बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग क्या है? गुजरता है। अगला आपका क्या है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से क्या करता है? वो जोड़ता है। जो सिक्किम है आप देखेंगे ना इसे बना है, तो ऊपर साइड में आपका क्या है? ठीक है, तिब्बत है, एंड नीचे आपका क्या है? इंडिया है। ठीक है, तो ये सिक्किम भी क्या है? इंडिया का एक क्या है? राज्य है। तो कहीं नहीं कहीं, ठीक है, सिक्किम को चीन से कौन जोड़ता है? नाथुला दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपसे बताया जाए जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का मैंने चलाया ये आपका सिक्किम था। ठीक है, ये आपका क्या था? चाइना था। तो उसके बीच में जोड़ने का काम किसने किया? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से, ठीक है, जाना जाता है? तो मिजोरम को। ठीक है, मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की हम बात करें, ठीक है, तो क्यों? तो मिजोरम राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों को भूमि के नाम से जाना जाता है, एंड इसे पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ओके, सिंपल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिलोंग जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर अवस्थित है? तो खासी पहाड़ियों पर अवस्थित है। ये कहाँ पर है? ये भी याद रखिएगा, मेघालय की बात हो रही है। ठीक है, मेघालय में। भारत का पूर्वी जो तट है एक निम्न अवसादी प्रकार का क्या है? वो तट है।
निम्न अवसादी तट है। ओके, अगला आपसे क्वेश्चन है कि किसी चट्टान में नतवलन या उसे डाउनफोल्ड के बोलते हैं को अभिनीति कहा जाता है, डाउनफोल्ड होते हैं। ओके, ये आपसे क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, याद रखिएगा। अब हम बात आती है कि भारत के जो राज्य हैं एवं केंद्र शासित प्रदेश है उससे संबंधित जो भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है, याद रखिए, अब पूछे जा चुके हैं, हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट, भारत का या निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो तेलंगाना था, 2 जून, ठीक है, 2014 को, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल्स है, आपके सामने डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। और तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है उसका नाम हैदराबाद है, प्रेजेंट टाइम में जो हैदराबाद है। ठीक है, एंड वर्तमान में भारत में 28 राज्य और, ठीक है, और क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अब 28 नहीं, अब 29 राज्य हो गए फिर से। ठीक है, यहाँ पर 28 की जगह पर 29 आप, ठीक है, रीड करिएगा। अगला क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्या है, प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश इसे दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है, सिलवासा है। क्या नाम है, सिलवासा है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी, ठीक है, हैदराबाद थी, लेकिन वर्तमान में, ठीक है, अमरावती उसे बदल के कर दिया गया है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, श्रीनगर में अवस्थित है। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखो, ये तो आंसर के अकॉर्डिंग तो ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बट अब आप, ठीक है, इसे आंसर नहीं मानेंगे, अब आपका आंसर हो जाएगा 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आपका आंसर इसमें से सी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, अब वहाँ पे इलेक्शन कराए जा चुके हैं क्योंकि उन्हें स्टेटहुड का, ठीक है, और रास्ता क्लियर हो चुका है, याद रखिएगा। सिक्किम क्या है कि राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं। तो 7 सिस्टर में आपका, ठीक है, 7 स्टेट आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर आपका असोम, फिर नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, एंड आपका मिज़ोरम, मणिपुर, आपका फिर आपका क्या है, एक त्रिपुरा, एंड, ठीक है, मेघालय। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टेट आपके किस में आ जाएंगे, 7 सिस्टर में। क्या उसमें सिक्किम के नाम लिया गया, आंसर इज नो। ठीक है, अगला है कि नेत्रानी द्वीप कहाँ पर अवस्थित हो, कर्नाटक जो राज्य है वहाँ पर अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा 10 चैनल निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है, वो अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नील जो होते हैं, नील द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो जनजातियां हैं या, ठीक है, प्रजातियां हैं उससे संबंधित क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? कौन सी है, सेंटिलेनी। कौन सी है, सेंटिलेनी। अगला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ध्यातव्य है कि जारवा, ओंगे और शोम्पेन तथा सेंटिलेनी इसी द्वीप से संबंधित है। किससे,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, याद रखिएगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो जारवा किस द्वीप समूह से संबंधित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, वो एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भोटिया हैं भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियां हैं? तो उत्तराखंड में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो मुख्यतः आप बोल सकते हैं कि उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में ऐसी जनजातियां क्या हैं, ठीक है, प्रवास करते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि हिमालयन यू, ठीक है, वो किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला है कि भाषा से संबंधित हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो उड़िया को, जो ओडिशा लैंग्वेज है उड़िया, ठीक है, उसे उड़िया बोलते हैं, याद रखिएगा। तो उड़िया लैंग्वेज को 2014 में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब हम अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। अफवाह तंत्र में नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उससे भी संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब चीज़ें हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, देखेंगे। लेट्स सी, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, किसकी? इंडस सिंधु नदी की। व्यास है, चेनाब है, रावी है। गोमती किसकी है? गंगा नदी की सहायक नदी, तो गोमती इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से क्या करती है, निकलती है। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है और इसकी अन्य सहायक नदियों में झेलम, रावी, व्यास और सतलज है, याद रखिएगा। ठीक है, किसका उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो महानदी का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो मानसरोवर झील है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्या है, वो स्थल है। ओके, अगला नेक्स्ट, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि वहीं पर क्या करती हैं, जाके नदियाँ गिरती हैं, तो जो बहा की मिट्टी पत्थर सब लेके जाते हैं सुंदरबन के डेल्टा में, क्या करती हैं, सुंदरबन के डेल्टा में वहीं पे सब चीज़ उसे जमा कर देती हैं और उसी, ठीक है, मिट्टी या पत्थरों के जमाव के कारण ही सुंदरबन का डेल्टा निर्मित हुआ है। अगला है कि बारी दोआब के बीच का क्षेत्र कैसा है? तो व्यास और रावी, ठीक है, व्यास और रावी। अगला है, ठीक है, किसमें, ठीक है, किसमें सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो आप देखेंगे कि भारत में प्रवाहित होती है, ओके, एंड आपका पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, लेकिन अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि झेलम, चिनाब और रावी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो झेलम, चिनाब और रावी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो महानदी है, ठीक है, वो अरब सागर में न गिर करके किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। अगला आपके पास है कि जो पिंडर नदी है किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग, अगर आप उत्तराखंड के मैप देखेंगे हम आपको इसमें दिखा देंगे, ठीक है, वहाँ पर आप देखिए, आपको दिखेगा। नेक्स्ट, पिंडर नदी उत्तराखंड राज्य के कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी शिवलिंग शिखर के उत्तरी पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित संतोपंथ शिखर के हिमनद से निकलती है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? तो 2 प्रकार मौजूद हैं। सुवर्ण रेखा, ठीक है, अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का क्या है, एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। सुवर्ण रेखा कहाँ पर है? ये झारखंड की एक नदी है। मेची नदी, ठीक है, किसकी सहायक नदी है? महानदी की है। ठीक है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ओके, याद रखिएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने भारत में 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में क्या किया है? क्लासीफाई किया है। तो कितनी नदियों को? 12 नदियों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पेरियार क्या है? एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी है। ठीक है, यह याद रखिएगा। अगला है कि धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है? तो नागालैंड से आरंभ होती है। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, ये तो सबको अच्छे से याद है। ठीक है, और इस समय, ठीक है, डिस्क्रिप्शन की बात आई गई तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम नामक स्थान पर गंगा, यमुना, सरस्वती जो नदियां हैं, ठीक है, उन्हीं का क्या होता है? संगम होता है। महानदी, महानंदा नदी, ठीक है, किस नदी की एक सहायक नदी है? तो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नहीं? इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती। ठीक है, सिंपल सी बात है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक नहीं है। जो गोदावरी नदी है, गोदावरी है, सिंधु, गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदियाँ जैसी एक नदी नहीं है। तो गोदावरी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों जैसी एक नदी है। कौन सी? ठीक है, गोदावरी। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बनाती हैं। द्रोणी को बेसिन बोलते हैं और इसके दक्षिण में सुंदरवन का डेल्टा है। नदी द्रोणी की एक क्या विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम आपसे। तो अगला है कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं? चंबल। ठीक है, चंबल। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी नहीं, किसकी है? चंबल, यमुना नदी की, याद रखिएगा। अगला है गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंडकी। ठीक है, गंडकी। अगला है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? यमुना है। किस मामले में? जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। तो भारत में यमुना नदी एक ऐसी नदी जो सबसे लंबी है। किस मामले में? वो समुद्र में प्रवाहित ही नहीं होती। तो संगम में इलाहाबाद में जानते हैं यमुना नदी गंगा में क्या करती है? मिल जाती है। तो जब वहाँ पर मिल गई तो फिर गंगा के साथ ही यमुना, ठीक है, समुद्र में जाके गिर जाती है। तो अकेले तो नहीं जाती ना। क्वेश्चन तो यही था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कलपोंग, उसका क्या नाम है? कलपोंग नदी। डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो कलपोंग नदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है और यह नदी सैडल पीक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली, ठीक है, प्रमुख नदी दमन गंगा है। कौन सी है? दमन गंगा है। अगला है कि गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? तो गुजरात से होकर नहीं गुजरती है गोदावरी नदी, याद रखिएगा। अगला है गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है जो पेनगंगा नदी, ठीक है, स्पेस किस नदी और वेनगंगा नदी के संयुक्त पानी ले जाती है? तो वर्धा नदी का, ठीक है, वर्धा नदी का पानी ले जाती है। भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा। नर्मदा के साथ एक और नदी है, उसका नाम क्या है? ताप्ती। ठीक है, याद रखिएगा, ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें शायद आपके डिस्क्रिप्शन में दिया भी होगा, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो यहाँ पे दे दिया ना। ठीक है, तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती और नर्मदा। यहाँ पे नर्मदा भी क्या करती है? अरब सागर में गिरती है। और भी नदियाँ हैं बट हम यहाँ पर अभी दो का हम लेके चल रहे हैं। अगला आपके पास है कि जो कावेरी जल विवाद है, ठीक है, किन किन राज्यों के बीच में? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एवं पुडुचेरी के बीच के क्या है? विवाद है। नेक्स्ट नर्मदा और ताप्ती, अभी हमने बात किया था, नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा एक नदी, ठीक है,
नर्मदा नदी एक ज्वारनमुख निर्माण करती है, जिसे ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा। तो ज्वार भाटा वहीं पे निर्मित होता है समुद्र में। ठीक है, तो ये ना ज्वारनमुख का मतलब ये होता है कि एस्चुरी बनाते हैं, एस्चुरी, उसे एस्चुरी बोलते हैं, एस्चुरी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर माना जाता है? अमरकंटक पहाड़ियों पर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो मणिपुर में अवस्थित है, याद रखिएगा। तो लोकटक झील के बारे में यदि हम पढ़ें तो ये ठीक है, ताजे पानी की झील है और यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी क्या झील मानी जाती है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है, यह याद रखिएगा। सांभर झील जो आपके राजस्थान में क्या है, अवस्थित है। ठीक है, सोमागो, ठीक है, झील, ठीक है, सोमागो लेक भारत के सिक्किम राज्य में क्या है, अवस्थित है। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। अगला है आपके सामने की पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है, कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो लोकटक झील अभी हमने पढ़ा, कहाँ पर है, मणिपुर में। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चिल्का झील किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो राजहंस पक्षी, ठीक है, के लिए क्या है, वो प्रसिद्ध है, ये जानी जाती है। वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की क्या झील है, जो JNK में क्या है, वो अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है वुलर झील? जो ताजे पानी की है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कहाँ पर? वो जम्मू और कश्मीर अवस्थित है। ठीक है, लोनार झील सलाइन सोडा, ठीक है, जो सलाइन सोडा होता है झील है, जो उल्कापात के प्रभाव से महाराष्ट्र के बुलढाढ़, ठीक है, बुलढाढ़ जिले में, ठीक है, अवस्थित है या बनी थी। नेक्स्ट है आपके कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में, अभी हमने पढ़ा भी, ठीक है, कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि क्या एक मीठे पानी की झील है। अब हम पढ़ेंगे जलवायु या मानसून से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, बट इसमें नहीं, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें मानसून से संबंधित हम क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे बहुत मदद मिल रही होगी, और जो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे उसे भी अच्छे से आप देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।